चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है डायलिसिस क्या होता है। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को वेस्ट प्रोडक्ट को दाब एवं मिश्रण द्वारा बाहर निकाला जाता है। देखिए डायलिसिस क्या है, तो डायलिसिस चूँकि यह एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग जानते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। डायलिसिस जिसका किडनी खराब हो गया रहता है, तो किडनी खराब हो गया रहता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस में क्या किया जाता है कि जो ब्लड में हानिकारक जो बेकार पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है दाब और मिश्रण विधि से। तो यही डायलिसिस होता है, ठीक है ना। तो समझ गए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को दाब और मिश्रण द्वारा बाहर निकालता है, ठीक है, वही डायलिसिस कहलाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन भी पढ़ा चुके हैं, इसको प्रदाह कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यह जीवित कोशिकाओं को किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली प्रदाही स्थितियों को अनुलग्न सफिक्स आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। देखिए प्रदाह जो है यह क्या होता है, जैसे टिश्यू जो है, जो शरीर के जो ऊतक होता है, चूँकि शरीर ऊतक से बना है, अब शरीर के किसी भी अंग में चोट लग गया या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे एक कुछ प्रतिक्रिया होगा उस स्थान पे जहाँ पे संक्रमण है या चोट लगा है। तो वो जो रिएक्ट दिखाएगा, जो प्रतिक्रिया दिखाएगा, वही जो है आपका क्या होता है, वही जो है ये इन्फ्लामेशन होता है। और ये इन्फ्लामेशन जो है क्या होता है, इसी को जो है आइटिस के साथ लगाकर लिखते हैं। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि घाव जो है क्या होता है, कट जाता है उससे भी होता है, या संक्रमण से भी होता है। जलने से भी घाव हो जाता है, संक्रमण से भी होता है, सूजन होता है, मतलब किसी भी प्रकार। तो इन्फ्लामेशन को समझ गए कि इन्फ्लामेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर वहां का ऊतक जो है, चोट लगने या संक्रमण से वहां का ऊतक जो है क्या होता है, प्रभावित होता है, वहां प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है स्थानीय। और यह जो है सुरक्षात्मक होता है, जैसे छाला वगैरह होना या जो है इन्फेक्शन वहाँ पे, या चोट लगने से सूजन वगैरह, ये सब जो है इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जो चोट लगने से या इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है। और किसी भी शरीर के अंगों में इन्फ्लामेशन को इसमें जो है सफिक्स जो आइटिस होता है इसको जोड़कर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन होगा या अपेंडिक्स में किसी भी प्रकार के प्रदाह होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो उसमें आइटिस लिख देंगे तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है और वो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, मतलब प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। समझ गए। चलिए ये समझ गए, ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या होता है। देख लीजिए कार्डियोजेनिक शॉक हृदय की बीमारी, चोट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी होने से उत्पन्न होने वाले शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है कि जैसे विभिन्न प्रकार के हृदय के बीमारी, ठीक है ना, कार्डियक डिजीज, हृदय रोग, ठीक है, या चोट लगना, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हृदय के भीतरी मध्य वाला परत में इन्फेक्शन होने से जो है शरीर को रक्त प्रवाह आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे कमी होता है। और उस कंडीशन में जो है जो शॉक लगता है, जो आघात लगता है, वो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। मतलब कार्डियक के कारण शॉक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पंप तो हृदय ही करता है, हार्ट ही करता है, और इसी हार्ट में किसी भी प्रकार के जो है परेशानी होने से शरीर को जो है हृदय रक्त पूर्ति नहीं कर पाता है, और उस कंडीशन में जो शॉक लगता है वो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। समझ गए ना। चलिए पहला समझ गए, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। ये सब शॉक का प्रकार है। देख लीजिए आपसे शॉक पूछेगा ना तो यहाँ से ये सब प्रकार में लिखिएगा, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एसेप्टिक शॉक, ठीक है, एनाफिलाइटिक शॉक, ठीक है। देखिए हाइपोवॉल्यूमिक क्या होता है, तो किसी भी कारण से शरीर में से अत्यधिक मात्रा में तरल या रक्तस्राव होने के कारण से उत्पन्न होने वाले शॉक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहलाता है। देखिए हाइपोवॉल्यूमिक, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, मतलब शरीर के आयतन या कहीं किसी भी चीज़ का आयतन कब घटता है, जब उसका क्षमता घट जाता है। तो हाइपोवॉल्यूमिक का मतलब होता है कि हाइपो मतलब कम और वॉल्यूमिक मतलब कि शरीर का वॉल्यूम कम जाना। कब कमता है, तो जब शरीर में किसी भी कारण से, चाहे चोट लगना हो, चाहे संक्रमण हो, चाहे अत्यधिक मात्रा में शरीर से डिहाइड्रेशन हो जाना, जिससे शरीर में तरल या रक्त का कमी हो जाएगा, और फिर जो है जो शॉक लगता है उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं, ठीक है। जानते हैं कि एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो मतलब कम, ठीक है, तो वॉल्यूमिक के होने से, कम होने से जो शॉक लगता है वो हाइपोवॉल्यूमिक होता है। और इसमें क्या होता है, तरल या रक्त का शरीर में बहुत ज़्यादा कमी होने से शॉक लगता है, ठीक है। तो ये हाइपोवॉल्यूमिक हो गया, ओके। चलिए
नेक्स्ट देखिएगा एनाफाइलेटिक शॉक है, एनाफाइलेटिक शॉक है। एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब क्या होता है, तो किसी भी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शॉक एनाफाइलेटिक शॉक कहलाता है। देखिए एलर्जी में ए से ही शुरू होता है, समझ गए, एलर्जी जो होता है ए से ही शुरू होता है और एनाफाइलेटिक भी ए से ही शुरू है। तो समझ लीजिए किसी भी गंभीर एलर्जी के कारण, एलर्जी रिएक्शन के कारण कोई जो है शॉक जो लगता है वो एनाफाइलेटिक शॉक होता है। क्या समझे कि किसी भी गंभीर एलर्जी रिएक्शन के कारण, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कोई शॉक जो उत्पन्न होता है वो एनाफाइलेटिक शॉक होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेप्टिक शॉक है, अत्यधिक गंभीर संक्रमण सीवियर इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले शॉक सेप्टिक शॉक कहलाता है। जैसे मूत्र नालिका संक्रमण यूटीआई, समझ गए ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र संक्रमण, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, समझ गए, आदि आदि हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और सेप्टिक शॉक, 3-4 प्रकार के शॉक देखे हैं। इसी शॉक को वहाँ लिख दीजिएगा, अगर डिटेल से शॉक के बारे में पूछेगा तो ये सब शॉक का प्रकार हो गया, ठीक है। और शॉक क्या होता है वो लिख दीजिएगा और किस किस कारण से होता है ये सब लिखते चल जाइएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए मदद दिया ना, तो ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखने में मदद देगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे शॉक आता है, देख लीजिए। एक है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब है, समझ लीजिए कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित। इसमें तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचने के कारण उत्पन्न होने वाले शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे नर्व में चोट, तंत्र का उत्तेजित होना आदि। देखिए न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि यह जो है न्यूरॉन में गड़बड़ी के कारण तंत्रिका तंत्र में विभिन्न प्रकार की से नुकसान पहुँचने के कारण जो है जो शॉक लगता है, जैसे ब्रेन में चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ का न्यूरॉन जो है काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति जो है कोमा में चल जाता है, सब बेहोश हो जाता है, यानी शॉक लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है न्यूरोलॉजिकल शॉक जो होता है वह तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी या नुकसान पहुँचने के कारण जो शॉक लगता है वो न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे नर्व में चोट लगना, तंत्रिका तंत्र में चोट लगना और तंत्र नर्व का उत्तेजित होना, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है आपका एम्बोलिज्म आता है। देख लीजिए किसी भी तरल गैस या ठोस के रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोली कहा जाता है, ठीक है। किसी भी तरल गैस या ठोस रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोली कहा जाता है, जो कि किसी भी कारण शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है और रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। इसके बनने की प्रक्रिया को एम्बोलिज्म कहते हैं। लगभग 90% एम्बोली थ्रोम्बस के अपने स्थान से हटने के कारण बनते हैं, ठीक है। देखिए एम्बोलिज्म एक प्रक्रिया है जो क्या होता है कि एम्बोली का मतलब होता है कि जैसे रक्त में जो रक्त नालिका होता है, रक्त वाहिनी जो है, ब्लड वेसल्स है, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है रक्त को बहने में, रक्त को एक से दूसरे स्थान जाने में। नलिका मतलब नली को जाम करने वाला पदार्थ जो है क्या होता है, रक्त में बहने लगता है और वही जो बनता है रक्त को रुकावट करने वाला पदार्थ, वही एम्बोलिज्म कहलाता है, समझ गए। तो एम्बोली जो होता है वह रक्त में बहने वाला गतिशील तरल या ठोस रूप का पदार्थ होता है जो एम्बोली कहा जाता है, ठीक है, जो किसी भी कारण से शरीर के रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और रक्त वाहिनियों में बहकर रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है और यही इसके ही बनने की प्रक्रिया को एम्बोलिज्म कहते हैं। लगभग 90% जो एम्बोली होता है, मतलब जो तरल या ठोस जो रक्त में बह रहा है, जो रक्त को रुकावट करने का काम करता है नलिका वाहिनी में, ठीक है ना, उसमें 90% जो एम्बोली होता है वह थ्रोम्बस जो होता है वह अपने स्थान से हटने के कारण बनता है, ठीक है। तो एम्बोलिज्म समझ गए। एम्बोलिज्म का मतलब क्या हुआ कि रक्त वाहिनी में रक्त को प्रवाह को रुकावट करने में बनने वाले पदार्थ को एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। बनता कैसे है, तो अपने स्थान से थ्रोम्बस को हटने के कारण बनता है, ठीक है ना। और ये जो बहता रहता है रक्त में रुकावट करने वाला पदार्थ उसे एम्बोली कहते हैं और वो पदार्थ गैस या ठोस के रूप में गतिशील होता है रक्त में, ठीक है, समझ गए। चलिए एम्बोलिज्म समझ गए, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं बार बार बताता हूँ, एक होता है हेमोप्टाइसिस होता है और एक होता है हेमोटेसिस होता है। तो यहाँ पे पी नहीं लगा है तो ये हेमोटेसिस है, होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है ना।
क्या कहता है, मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो जो मानव शरीर के जो आंतरिक जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, चूँकि सभी जगह भाई हमारा बॉडी पार्ट है, तो हमारा बॉडी के अंदर में जो चीज़ें हैं वो भी तो एक इन्वायरमेंट के तहत ही रहता है। इन्वायरमेंट गड़बड़ होगा शरीर के अंदर का तो बहुत प्रकार के परेशानी आने लगता है। तो वही कहता है कि मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। समझ गए? क्या समझे कि मानव शरीर के आंतरिक मतलब अंदर के वातावरण को स्थिर स्टेबल अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए हाइपोनेट्रेमिया है। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, और यहाँ पे नेट्रेमिया मतलब Na है, तो Na किसका सूचक होता है, सोडियम का। मतलब हाइपो है तो सोडियम का कम होना, ब्लड सीरम में शरीर के सीरम में सोडियम का स्तर 135 MEQ प्रति L से कम हो जाता है, तो यह स्थिति हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। ठीक है, और ये तो हो गया कि 135 MEQ प्रति L से कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रेमिया। लेकिन इसी जगह पर अगर 145 से ज़्यादा हो जाएगा सीरम में सोडियम की मात्रा, तो ये हो जाता है हाइपरनेट्रेमिया। मतलब अत्यधिक सीरम जो है सोडियम का मात्रा सीरम में ज़्यादा हो जाता है ब्लड सीरम में। ठीक है, समझ गए? चलिए दोनों याद रखिएगा, दोनों समझा दिए, समय ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा है। हाइपोकैलेमिया, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हाइपो है और यहाँ पे कैलेमिया है। देखिए कैलेमिया मतलब समझिए Ca से होता है कैल्शियम, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि K से होता है पोटेशियम। K से क्या होता है, पोटेशियम। तो शरीर के जो सीरम है, तो जब शरीर के सीरम में पोटेशियम का स्तर 3.5 MEQ प्रति L से कम हो जाता है तो यह स्थिति हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हाइपोकैलेमिया मतलब कमना, मतलब इसका नॉर्मल जो है कितना है, 3.5 MEQ प्रति L से कम हो जाना पोटेशियम का मात्रा हाइपोकैलेमिया कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये आपके कंपटीशन में भी पूछेगा और अभी एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि शरीर में जो है नॉर्मल सबसे कम जो हाइपोकैलेमिया है कितना होना चाहिए या किस स्थिति में हाइपोकैलेमिया होता है। तो 3.5 MEQ प्रति L से कम हो जाता है सीरम में पोटेशियम का मात्रा, तो वो है हाइपोकैलेमिया होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हाइपरकैलेमिया है, तो वहाँ पे 3.5 से 3.5 MEQ से कम था तो था हाइपोकैलेमिया। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है कि 5.1 से अगर अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपरकैलेमिया। यानी नॉर्मल कितना हुआ, तो 3.5 से लेकर 5.1 हुआ। समझ गए ना, कितना हुआ, 3.5 से लेकर 5.1 जो शरीर में सीरम में इतना अगर पोटेशियम का मात्रा है तो ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो हाइपोकैलेमिया, इससे ज़्यादा हो गया तो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और था हाइपोकैलेमिया। ठीक है ना, कैलेमिया, यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया है, नाम में ही छुपा हुआ है। हाइपो मतलब कम और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम। तो हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का कम होना, तो शरीर में जो सीरम का मात्रा है उसमें जो है 8.6 mg/dl से कम हो जाता है कैल्शियम का मात्रा, तो ये हाइपोकैल्सीमिया का स्थिति होता है। कितना, ये इंपॉर्टेंट है, सब में ये याद रखिएगा। ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये याद रखिएगा, ये आपको कहीं भी काम में आ जाएगा। ठीक है, तो या ब्लड टेस्ट भी अगर आप कराते हैं तो वहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए, अगर रेंज नहीं लिखा होगा वहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे कम है तो हाइपोकैल्सीमिया है, और इसी चीज़ को अगर 11 mg/dl से अगर अधिक हो जाएगा तो ये हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, मतलब कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना, 11, समझ गए, और 8.6 से अगर कम होगा तो कम हो जाएगा कैल्शियम का मात्रा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ें देख लीजिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रोंकाइटिस का क्रोनिक मतलब क्या होता है, दीर्घ। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय से ग्रसित बीमारी। ठीक है ना, तो ब्रोंकाइटिस का दीर्घकालीन इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइटिस कहलाता है। ठीक है ना, काफ़ी लंबे समय से दिन के अधिकांश समय खांसी उठना तथा श्वसन नलिका में प्रदाह होना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना को प्रदर्शित करता है।
सबसे पहले जानिए कि ब्रोंकाइटिस कब होता है। ब्रोंकाइटिस यानी अस्थमा ही। तो ब्रोंकाइटिस तब होता है जब व्यक्ति के बहुत श्वसन नली में बहुत ज़्यादा जो है खांसी होता है, कफ निकलता है, और उसके जो नली है, श्वास नली, उसमें जो क्या होता है कि जो ब्रोंकिया है उस ब्रोंकी में बहुत ज़्यादा जो है बलगम जो है भर जाता है, जिसके कारण उसका जो रास्ता होता है वो कम हो जाता है और व्यक्ति जो है खांसते खांसते दम फूलने लगता है व्यक्ति को। ठीक है, तो ये जो है ब्रोंकाइटिस होता है, जो कि एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से जो है जिसको ब्रोंकाइटिस हुआ रहता है वो जो है हो जाता है दीर्घकालीन इन्फ्लामेशन वाला ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से, दिन के अधिकांश समय में खांसी उठता है इसमें, और श्वसन नलिका में पर्दा हो जाता है, मतलब उसमें जो है कमजोरी आ जाता है, बलगम भर जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है, और यही जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना को प्रदर्शित करता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक है आपका एम्फाइसमा, एक होता है एम्पाइमा और एक होता है एम्फाइसमा। तो एम्पाइमा में मतलब पस भर जाना, कहाँ पे? प्लूरल कैविटी में। ठीक है, तो वो एम्पाइमा होगा। लेकिन एम्फाइसेमा में होता यह है कि जो विस्तारान वायु भरने के कारण उसमें विस्तार हो जाता है। ठीक है, यह एक क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है। मतलब क्रॉनिक मतलब समझते हैं ना कि दीर्घकालीन फेफड़ा रोग है। मतलब यह एक क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है जिसमें लंग एल्बोली का असमान विस्तारण हो जाता है। लंग एल्बोली का समान विस्तारण क्यों हो जाता है? एबनॉर्मल डिस्टिलेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो है वायु अत्यधिक जो है फील हो जाता है, भर जाता है, जिसके कारण जब वायु अधिक फील होगा तो जगह अधिक लेगा, मतलब विस्तार होगा उसमें, तो ये असमान विस्तारण हो जाता है, जिससे हम लोग एम्फाइसमा कहते हैं। ठीक है ना, वायु भरने के कारण फेफड़ा के एल्बोली में विस्तारण जो होता है तो वो हो जाता है एम्फाइसमा। लेकिन प्लूरल कैविटी में पस भर जाना, ठीक है, उससे जो है हम लोग क्या मवाद भर जाना, उसे एम्पाइमा कहते हैं। ठीक है, दोनों समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। क्षय रोग क्या है? टीबी क्या है? यह एक इन्फेक्शन वाला रोग है, यह एक इन्फेक्टेड रोग होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है एवं मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। जिसको टीबी रहता है ना, उसको क्या होता है कि फेफड़ा में जो है यह इन्फेक्शन पकड़ता है व्यक्ति के और धीरे धीरे फेफड़ा प्रभावित करने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को जो है खांसी, बलगम ये सब निकलने लगता है और जो है खून उसके साथ में ब्लड भी आने लगता है बलगम के साथ में। ठीक है, जो किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है।